हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद इन्होंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। क्योंकि जब इकोसिस्टम हमारा हेल्दी होगा और जब हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी होगा। और इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो उससे मिलने वाले प्रोडक्ट जो है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, बेटर क्वालिटी के मिलेंगे। और ऐसी कंडीशन में जो कंपटीशन है वो कम हो सकता है और सर्वाइवल चांसेस जो है वो बेटर हो जाते हैं। तो किसी भी स्पीसीज़ के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर डाइवर्सिटी अच्छी खासी होगी उस एरिया की तो ऐसी कंडीशन में इकोसिस्टम हेल्दी बना रहेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने एग्जाम्पल दिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट सेट करने के बाद। सबसे पहला जो है डेविड तिल्मान है। डेविड तिल्मान ने अपना एक मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो परफॉर्म किए वो आउटडोर परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट उन्होंने। उसके बाद उन्होंने दो अपने कंक्लूजन दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी एरिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया का जो वेरिएशन है सीज़न के अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगा। मतलब सीजनल वेरिएशन जो है वहाँ पर कम हो जाएगा। और सीजनल वेरिएशन कम हो गया तो वहाँ पर मिलने वाला बायोमास जो है उसमें भी वेरिएशन आएंगी और वो भी कम होगा। बायोमास में जो वेरिएशन है वो कम होगा तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इन्होंने सेकंड अपना कंक्लूजन यही दिया कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ पर मिलेगी। और इसी यही डेविड तिल्मान ने बताया था। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, मतलब जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ईयर टू ईयर उतना ही वेरिएशन जो है वो कम होता चला जाएगा, कम्युनिटी स्टेबल होती चली जाएगी, स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था वो पॉल एलरिच ने किया था। पॉल एलरिच ने क्या दिया था, एक उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। ही गेव द हाइपोथेसिस ऑफ रिवेट पॉपर। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें कीस्टोन स्पीसीज का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज़ कीस्टोन स्पीसीज। तो यही उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया था। उन्होंने क्या बताया, मान लो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर अगर हम एक एरोप्लेन को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल जो सेट किया था वो एरोप्लेन का लिया था। उन्होंने क्या कहा कि एरोप्लेन एक है और एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब एरोप्लेन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी है क्योंकि उसमें जो रिवट हैं, जो एक तरह से आप शुद्ध भाषा में अगर बोलो तो एक जो नट टाइप बोल सकते हो आप, वहाँ पे जो उसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पर लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एरोप्लेन है वो अच्छे से फ्लाई कर रहा है और उसकी मतलब जो फ़्लाइट है वो अच्छे से सब कुछ सेट है उसके अंदर, क्योंकि अभी तक एरोप्लेन में जो है उसके इंस्ट्रूमेंट उसकी प्रॉपर जगह पर लगे हुए हैं। मान लो किसी पैसेंजर ने उस एरोप्लेन के अंदर की कोई सीट जो है वो उसे पसंद आ गई और वो उसे लेकर के चला गया। ऐसी कंडीशन में एरोप्लेन के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। अगर ये एक बड़े लेवल पर हुआ, मतलब बहुत सारे पैसेंजर थे और उन्होंने अपनी अपनी सीट्स जो हैं वहाँ से निकाल ली तो और वो चले गए उस सीट को वहाँ से लेकर के, ऐसी कंडीशन में भी एरोप्लेन पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे अभी तक जो है एरोप्लेन कंटिन्यू फ्लाई करेगा और धीरे धीरे फिर सेकंड अगर मान लो कि सबने जो है अपने आसपास के इंस्ट्रूमेंट को खोलना शुरू कर दिया। कुछ जो पैसेंजर थे उन्होंने विंडो के पास से इंस्ट्रूमेंट खोलने शुरू किए। तो ऐसी कंडीशन में भी एरोप्लेन को स्टार्टिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं विंग से निकालने लग गए। पैसेंजर जो है वो एरोप्लेन की विंग से इंस्ट्रूमेंट्स को निकालने लग गए, जो कि उसकी फ़्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। धीरे धीरे अब क्या होगा, एरोप्लेन की जो फ़्लाइट है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो कमज़ोर होने लग गया है और एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आएगा कि किसी पैसेंजर ने अगर विंग का वो इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया तो ऐसी कंडीशन में ये एरोप्लेन की फ़्लाइट जो है टोटली बिगड़ जाएगी और एरोप्लेन जो है वो डाउन आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्रिटिकल पॉइंट जब किसी पैसेंजर ने निकाला उससे पहले तक
जो एरोप्लेन था वो अच्छे से फ्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट निकाला गया, वो एक पॉइंट जो जब निकाला गया वो वहाँ से, तो ऐसी कंडीशन उसके निकालते ही एरोप्लेन जो है वो डाउन हो गया। तो वो इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था उस एरोप्लेन के लिए। तो इसी तरह जो पॉल एलरिच थे, उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को, एक एरोप्लेन जो है रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू पॉल एलरिच, होल इकोसिस्टम एक्ट एज लाइक अ एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन की तरह एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि उसको मेंटेन करके रखती हैं, उसको स्टेबल बना के रखते हैं। जैसे कि एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर थे, पैसेंजर की उन्होंने कंपैरिजन किससे करी, जो वहाँ पर स्पीसीज हैं उनमें, मतलब जो एरोप्लेन में रिवेट्स हैं जो पैसेंजर टाइप हैं, तो उनकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी कंपैरिजन उन्होंने स्पीसीज से की। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो एरोप्लेन के अंदर लगे हुए हैं, जो एरोप्लेन को मेंटेन करके रखते हैं, इसी तरह इकोसिस्टम में जो स्पीसीज होती हैं वो मेंटेन करके रखती हैं इकोसिस्टम को। अब मान लो किसी वजह से या तो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक नेचर, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर कोई नेचुरल एक्सटिंक्शन की वजह से वो स्पीसीज़ वहाँ से लॉस हो गई हैं। धीरे धीरे स्पीसीज़ लॉस होती जा रही हैं। स्टार्टिंग में तो कोई बड़ा इफेक्ट इकोसिस्टम पर नहीं आएगा, लेकिन जो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो है इकोसिस्टम अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और जब बात आई कीस्टोन स्पीसीज की, एक ऐसी स्पीसीज जैसे कि रिवेट ऑन विंग थे, मतलब एरोप्लेन के विंग्स पर जो इंस्ट्रूमेंट थे, उसी तरह अगर इकोसिस्टम में भी कोई ऐसी स्पीसीज है जो बहुत क्रिटिकल है उस इकोसिस्टम के लिए, उसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इकोसिस्टम विल फॉल डाउन। तो इसी तरह कीस्टोन स्पीसीज जैसे ही वो वहाँ से निकल जाती है एनवायरनमेंट से, उस इकोसिस्टम से, तो ऐसी कंडीशन में पूरा इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो उस स्पीसीज़ को कीस्टोन स्पीसीज़ कहा जाता है। तो कीस्टोन स्पीसीज का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में। तो इन्होंने जस्ट एक मॉडल दिया था एरोप्लेन का और उससे रिप्रेजेंट किया था इकोसिस्टम को। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी होनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, स्पीसीज रिचनेस नहीं होगी, तो हमारा इकोसिस्टम हेल्दी वर्क नहीं कर पाएगा, फंक्शनिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, और उस वजह से हमारा इकोसिस्टम गिर जाएगा, हमारी इकोसिस्टम जो है अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ, और जो स्पीसीज रिचनेस है वो एकदम डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, सर्वाइवल चांस डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी के कुछ लॉसेस भी बताए हैं। एनसीईआरटी में कुछ डाटा भी दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 रेड लिस्ट एक बताई गई, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि लास्ट के जो 500 ईयर्स हुए हैं उनमें बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्चुअली स्पीसीज की ही एक कैटेगरी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक एक्सटिंक्ट कैटेगरी हो गई, वल्निएरेबल कैटेगरी हो गई, या फिर लीस्ट वल्निएरेबल है, रेयर कैटेगरी है, या एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। ये आपको NCERT में तो नहीं डिफाइन की हुई हैं, लेकिन कुछ और बुक्स होती हैं, लाइक अगर MTG वगैरह में दिया हुआ होगा तो एक बार आप ना इसको चेक कर लेना, ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। तो रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि इन द पास्ट 500 ईयर्स 784 स्पीसीज गॉट एक्सटेंटेड, जिसमें कि इनवर्टिब्रेट की थी 359 स्पीसीज, वर्टिब्रेट की 338, एंड प्लांट्स की जो थी वो 87 स्पीसीज थी। तो यानी कि टोटल एनिमल की ये स्पीसीज थी 359 + 338, एंड प्लांट्स की जो थी वो 87 स्पीसीज थी, जो एक्सटेंट हो चुकी हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। इन द पास्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 27 स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिनमें रिसेंट एक्सटिंक्शन की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आती है डोडो। डोडो जो एक बर्ड है, मॉरिशियस कंट्री से ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कागा की बात करते हैं अफ्रीका से, थैलेसिन की बात करें ऑस्ट्रेलिया से, बाली जावा एंड कैस्पियन सब स्पीसीज जो है टाइगर की वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इवन 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब अभी ये रिस्क पर हैं, ये किसी भी टाइम एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जिसमें 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनमें जो है
31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज एंड 32% एम्फीबियन स्पीसीज, 23% मैमल्स स्पीसीज और 12% स्पीसीज जो है बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ये रिस्क फेस कर रही हैं। और एम्फीबियन जो है इसमें वो मोस्ट वल्नरेबल स्पीसीज है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा जो है एक्सटिंक्ट होने का वो एम्फीबियन के ऊपर है। तो ये एक डाटा है डाइवर्सिटी के लॉस का कि कौन कौन सी स्पीसीज कितनी ज़्यादा लॉस हो चुकी है, कितने ईयर में लॉस हो चुकी है, कौन सी रिसेंट एक्सटिंक्ट हुई है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्पीसीज है आज के टाइम में, और कौन सी रिस्क फेस कर रही हैं इन द रिसेंट टाइम। तो ये डाटा याद रखने लायक है। इसमें जो नंबरिंग है ये आप याद रख लेना, कौन सी स्पीसीज़ के कितने जो है नंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 784 टोटल स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्टेड इन द पास्ट 500 ईयर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2 टाइप होंगे उसके, एक्सिचू और इंसिचू। इंसिचू के फर्दर टाइप्स होंगे, एक्सिचू के फर्दर टाइप्स होंगे, उनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा मैं आपको ईविल क्वार्टेट के बारे में बताऊंगी, जो 4 मेन जो कोज हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस वो आपको बताऊंगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो है चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको एक बार ध्यान से रीडिंग ले लेना एनसीईआरटी से, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।